जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मूल विधि के अंतर्गत माइनर एक्ट के अंतर्गत एक नया अधिनियम देखेंगे जिसका नाम है किशोर न्याय अधिनियम 2015 का देखेंगे। किशोर न्याय अधिनियम 2015 इसमें है बालकों उसकी देख रेख के लिए संरक्षण की बात करता है। इसमें जो किशोर होंगे, जो बालक होंगे, उनके न्याय की बात की गई। उनको न्याय दिलाना, उनका संरक्षण करना, उनसे अगर कोई गलतियां या कोई ऐसी गतिविधि हो जाती है आपराधिक, उनसे उनको संरक्षण प्रदान करने का कार्य इस अधिनियम के अंतर्गत करता है। यह नियम बालकों के संरक्षण के हित के लिए बनाया गया है, जिससे कभी कभी होता है बालक, ये माना जाता है बालक जो इमेच्योर होता है, इमेच्योर, वो मेच्योरिटी नहीं, परिपक्वता उसके अंदर नहीं होती। वो कुछ ऐसा कृत्य कर बैठा है, ऐसा कार्य कर बैठता है जिससे वो ऑफेंस के श्रेणी में आता है, क्या अपराध के श्रेणी में आता है। किंतु हमारे न्याय प्रणाली और हमारे संविधान में भी बालकों के जो माना गया है, उनसे भूल चूक में कुछ ऐसी अगर आपराधिक कृति हो जाती है तो उसके लिए सजा का प्रावधान न किया जाए, उसके लिए उससे का संरक्षण की बात की जाए, उसको सुधार की बात की जाए, उसमें संशोधित किया जाए। इसी के अंदर जैसे ये अधिनियम क्यों लाया गया, अधिनियम किशोर न्याय अधिनियम 2015 का आखिर लाया गया था, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। जैसा कि हम लोग संविधान में भी देखते हैं, कुछ प्रावधान दिए गए हैं जिसमें बच्चों से संबंधित हैं और महिलाओं से संबंधित है। मूल विधि में हमारे सिलेबस में जो है, जो दरोगा की परीक्षा में आते हैं, मूल विधि जो सिलेबस है, उसका पाठ्यक्रम है, उसमें भी महिला और बच्चे संबंधित विधिक प्रावधान की बात है जो उपबंध है। उसमें उसके अंतर्गत हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में देख लिए थे कि महिलाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के अधिनियम को। आज हम बच्चों से संबंधित देखेंगे कि किशोर के साथ न्याय कैसे होगा। किशोर अगर कोई गलती करता है, वो कोई आपराधिक गतिविधि कर जाता है, तो उसके सुधार के लिए कौन कौन सी संस्था बनाई गई हैं और कौन सा बोर्ड ऐसा है जो महिलाओं का समय समय पर सुधार करता रहता है। आइए हम देखते हैं इसका पीछे का उद्देश्य। सर्वप्रथम वही चीज़ देख लेते हैं कि जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत कब किया गया, ये याद रखना है, और ये संपूर्ण भारत पे लागू कब हुआ, इसको देखना है। तो पारित या स्वीकृति 31 दिसंबर 2015 को, और पारित इसको लागू कर दिया गया 15 जनवरी 2016 से संपूर्ण भारत में। कहाँ पे लागू हुआ, संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत में। धारा एक ही कहती है, पर इस अधिनियम की धारा एक कहती है, अधिनियम का नाम क्या होगा, किशोर न्याय, और उसका क्षेत्र विस्तार क्या होगा, कितने क्षेत्र विस्तार होगा। तो 31 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में भारत के प्रत्येक अधिनियम लागू नहीं होते थे, किंतु जब राज्य पुनर्अधिनियम के तहत राज्यों का गठन किया गया, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य का दर्जा मिला, तब से 31 अक्टूबर 2019 से संपूर्ण भारत यानी कि जम्मू कश्मीर पे ये अधिनियम लागू होगा। इसका उद्देश्य क्या था, इसके पीछे देखें तो इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि किसका ये अधिनियम, जो हमारा अधिनियम है, बालकों की देखरेख और संरक्षण की जो बात करता है, किशोर न्याय की बात करता है, तो किसका अनुसरण करता है। तो संविधान के अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 39E, अनुच्छेद 39F और अनुच्छेद आपको याद रखना होगा कि अनुच्छेद 45। तो अनुच्छेद 15 के में देखते हैं क्या है इसकी, उसके बाद इसका उद्देश्य देखते हैं। अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(3) कहता है कि राज्य 15(3) कहता है राज्य महिला और बच्चों के लिए, महिला और बच्चों के लिए
बच्चों के लिए, महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करता है, विशेष उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 15(3) यही कहता है कि राज्य, यहाँ राज्य से तात्पर्य है, तो आप कोई प्रांत ना मान लीजिएगा, प्रांत नहीं मानिएगा, प्रांत से तात्पर्य इसका नहीं, इसका तात्पर्य है पूर्व संपूर्ण भारत से या भारत सरकार से। इसको क्या, इसका तात्पर्य होगा पॉलिटी की भाषा में जहाँ भी राज्य आपको मिले, राज्य कोई स्टेट ना होके वो संपूर्ण भारत की बात करता है, भारत सरकार की बात करता है, एक देश की बात करता है। यहाँ भारत सरकार के लिख लीजिए, भारत सरकार या राष्ट्र की बात करता है, भारत सरकार या देश से तात्पर्य है सरकार, ऐसा हम बोल सकते हैं, राज्य ना बोल के सरकार। भारत सरकार महिला और बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। इसमें बच्चों के लिए स्पेशल क्या हो सकता है, बच्चों के लिए हो सकता है उसके प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। बच्चों के लिए क्या हो सकता है, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। महिलाओं के लिए कि उदाहरण आप देखिएगा, स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भागीदारी के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया गया है, उनके लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है। स्थानीय स्वशासन में महिला सशक्तिकरण के लिए महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के भागीदारी बढ़ाने के लिए 33% के आरक्षण की बात है। अनुच्छेद 39 भी क्या कहता है, अनुच्छेद 39 भी देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 39 देख लेते हैं, अनुच्छेद 39 ई देख लेते हैं, अनुच्छेद 39 एफ देख लेते हैं, और अनुच्छेद 45 देख लेते हैं, अनुच्छेद 47 देख लेते हैं। अनुच्छेद 47 देख लेते हैं, एक एक लाइन क्या इसमें क्या प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद इसमें क्या है, बालकों का दुरुपयोग से संरक्षण, प्रयोग से संरक्षण की बात करता है। इसमें बालक के अच्छे स्वास्थ्य की बात करता है, बालक के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था। राज्य बालकों के लिए, बालक जो बच्चे हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था करे ताकि उनके स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़ सके। और 39 ये कहता है कि बालक को शोषण न हो पाए, कोई ऐसा कार्य न कराया जाए बालक से जिससे उसके शारीरिक, मानसिक और विकास के तौर पर उसके शारीरिक रूप से वो बाधित हो जाए, वो उसका विकास ना हो पाए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। ऐसी गतिविधि करने से या कोई करवाता उससे बचाने की बात करता है अनुच्छेद 39 या 45 में कहा गया कि 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। ये भी याद रखिएगा। यहाँ जितनी बातें हो रही है, अभी तक हम जितनी बातें कर रहे हैं, तो आप ये ध्यान दिए होंगे कि अभी हम बच्चों की जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ इस अधिनियम में आप एक चीज़ देखेंगे कि बच्चों को दंड की व्यवस्था नहीं की गई है, कि दंड नहीं मिले। इसमें इस अधिनियम में बच्चों की कृति के लिए, बच्चों के लिए कोई ऐसा कृत्य करता है, कोई आपराधिक कृत्य भी करता है, तो दंड की व्यवस्था नहीं की गई, उसको सुधार की व्यवस्था की गई कि इसका संरक्षण किया जाए। सरकार के तौर पर कोई बोर्ड करेगा, इसके लिए बोर्ड भी बनाए जाते हैं, और एक
जिम्मेवारी भी होती है, सरकार के साथ साथ समाज की भी जिम्मेदारी होती है कि बालकों को इसके कोई अनैतिक कार्य करने से या इनलीगल कार्य करने से बचाने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ सुधार की बात की कि बालक इस अधिनियम में हमें जितना भी हम पढ़ेंगे उसमें सुधार की व्यवस्था दी गई है, न कि उससे दंड दिया जाए। 45 अनुच्छेद आप लोग पढ़ेंगे संविधान में, अनुच्छेद 45 कहता है 14 वर्ष तक के बच्चों को, 14 वर्ष तक के अनुच्छेद 45 14 वर्ष तक के बच्चों का, 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पॉलिटी में आप लोग इससे पहले पढ़े ही होंगे। एक रिकॉल करा रहे हैं क्योंकि इसके संबंध में, इस अधिनियम के संबंध में बच्चों के साथ क्या होता है, ये अधिनियम क्यों लाया गया बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था संविधान के अनुसरण कर रहा है अधिनियम। 47 में कहा गया पोषाहार का स्तर जो हो, का स्तर कैसा हो, उच्च हो। कुपोषण, बच्चों के लिए कुपोषण जैसी व्यवस्था ना हो पाए, उनका खान पीन रहन सहन उच्च स्तर का बनाए। ये दायित्व किसका है, सरकार का, राज्य सरकार। राज्य का मतलब है यहाँ भारत सरकार का। भारत सरकार का एक कर्तव्य है, ये दायित्व है कि उसके लिए खान पीन की उच्च स्तरीय व्यवस्था की है, जिससे कुपोषण जैसी बीमारियों से वो वंचित रहे। और इसमें क्या क्या है, जीवन स्तर ऊंचा रहे, जीवन स्तर उच्च रहे। प्रत्येक व्यक्ति का गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार होता है। तो अगर खान पीन रहन सहन बढ़िया रहेगा तो बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास सर्वांगीण विकास होगा। बच्चों कैसे सर्वांगीण समावेशी विकास होगा। तो अनुच्छेद 47 सही कहता है कि पोषाहार, खान पीन की व्यवस्था, रहन सहन की व्यवस्था उच्च रहे बच्चे की, यह राज्य का कर्तव्य। और अनुच्छेद के, भारतीय संविधान के विभिन्न जो अनुच्छेद यहाँ लिखे हैं, इन अनुच्छेदों का अनुसरण करते हुए किशोर न्याय अधिनियम 2015 लाया गया। जैसा कि किशोर न्याय अधिनियम का उद्देश्य ही है कि बच्चों को इसको मिटाते, बच्चों को सजा न देकर उसमें सुधार करने की व्यवस्था की जाए। क्या किया जाए, इसमें सजा न देकर बच्चा कोई गलती करता है तो उसे सुधार गृह में भेजा जाए, सुधार के लिए योजनाएं बनाई जाए, सुधार के लिए नीतियां बनाई जाए, कुछ सामाजिक कार्य ऐसे किए जाए जिससे इन बच्चों का सुरक्षा प्रदान किया जाए। और अभी इसका देखते उद्देश्य क्या है। इसमें उद्देश्य, इस अधिनियम का उद्देश्य बालकों के सर्वोत्तम हित, इसमें बालक के जो अधिकार होते हैं उनके हितों की सुरक्षा के लिए ये अधिनियम बनाया गया है। उनको सजा न देकर, कोई ऑफेंस कर देते हैं, अगर कोई अपराध कर देते हैं तो सजा न के बदले में उन्हें उनके अधिकारों की सुरक्षा की जाए, उनका संरक्षण किया जाए। उद्देश्य यही कहता है। हित, सर्वोत्तम हितों के मामले में न्याय निर्णय में निपटारे में बालकों के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण अपनाते हुए समुचित देखरेख, यहाँ लिखा है समुचित देखरेख, संरक्षा, विकास, उपचार और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना, मूलभूत आवश्यकताओं की पूरा। क्योंकि जो बच्चा होता है उसको अपने एज, जितनी उसकी एज होती है, एक बच्चे की एज, बालक की एज कितनी मानी गई है, बालक माना गया है कि जिसकी एज 16 साल से कम हो। अब ऐसे में माना जाता कि उस बच्चे का मानसिक विकास नहीं हो पाया, उस स्तर तक नहीं हो पाया जो एक वयस्क व्यक्ति का होता है। तो ऐसे में अगर कोई
बालक गलती कर देता है तो उसको सजा न देकर उससे सुधार गृह में भेजा जाए, यही बात है। कहता है उसके लिए जिन जिन आयामों में सुधार करना होगा उन्होंने आयामों को बोर्ड गठन करके सामाजिक संरचना कोई समाज सुधारक जैसे संस्था एनजीओ वगैरह चलते, उनका दायित्व है, उनकी आवश्यकता ये है कि बालक की जो जो आवश्यकता है वो चीज़ें उपलब्ध कराए, उनको सुरक्षा प्रदान कराए, उनको संरक्षा प्रदान कराए, जिससे उसका विकास हो सके। आइए आगे देखते हैं। उद्देश्य ही था उनके अधिकारों की रक्षा करना, उसको सुरक्षा प्रदान करना उनके। और इसमें दो प्रकार के बालक आते हैं, एक कानून को उल्लंघन करने वाला और एक ऐसे बालक जो अनाथ हों, शोषित हों, खतरे से जूझ रहे हों, ऐसे बालक आते हैं। दो प्रकार के बालक यहाँ देख लेते हैं। पहले बालक की परिभाषा तो देख ही लिए, बालक देख लेते हैं। दो प्रकार के बालक होते हैं। बालक की परिभाषा याद रखिएगा आप लोग। परिभाषा जो है 2:12 में है, और 2:12 में क्या कहता है, जिसकी उम्र 16 साल से कम हो वो क्या कहलाएगा, बालक कहलाएगा। बालक भी दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, दो प्रकार से। एक बालक ऐसा होगा जो विधि का उल्लंघन करेगा, कानून का उल्लंघन करेगा। एक बालक होगा ऐसा जो अनाथ है, बेसहारा है, बेघर है, शोषित है, खतरे से निपट रहा है, ऐसे बालक। कानून का उल्लंघन करने वाला बालक, एक कानून और दूसरा कौन सा है, दूसरा व्यक्ति, दूसरा है बालक, दूसरा में होगा देख रेख कर सकते, देख रेख और संरक्षण प्राप्त संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक। इसमें याद रखेंगे, इसमें कौन बच्चे आएंगे, अनाथ, जैसे अनाथ, बेघर, खतरे से निपटने वाला। अनाथ, बेघर, खतरे से निपटने वाला। अनाथ किसे कहते हैं, अनाथ उसे कहते हैं जिसके माता पिता या ध्यान दीजिएगा इस बात को, जिसके माता पिता या अभिभावक ना हो, जिसके माता पिता या कोई अभिभावक न हो, उसे क्या कहते हैं, उसे अनाथ बालक कहते हैं। एक बेघर को परित्यक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परित्यक्त। और इस ऐसा बालक जिसको घर के सदस्यों के द्वारा निकाल दिया गया हो, त्याग दिया होगा, और इसका पंजीकरण कौन करेगा, इसकी जांच कौन करेगा, बोर्ड समिति करेगा। बोर्ड समिति अगर ये घोषित कर देता है कि अमुक बच्चे को, इसका कोई परिवार लोग इसको अमुक दिनों से, अमुक समय से निकाल दिए, इसकी जांच करने के बाद, इसकी सच्चाई जानने के बाद ही घोषित किया जाएगा, उसे बेघर
वाला बच्चा कहने, या इसी को परित्यक्त बोलते हैं, परित्यक्त बोलते हैं। अब खतरे से निपटने वाला, जो बच्चा रेडी पटरी टहल रहा हो, फैक्ट्रियों में, भारी भरकम फैक्ट्रियों में काम करता हो अपने क्षमता के प्रतिकूल जाकर, तो ऐसे बच्चे को निपटने के लिए और संरक्षण की आवश्यकता हो तो संरक्षण कौन करेगा? एक बोर्ड बनाया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, बोर्ड समिति बनाई जाती है, उन्हीं का कार्य होता है उनका संरक्षण देना, उसकी देखभाल करना। ऐसे बालक जिस कानून को उल्लंघन करते हैं, इसमें क्या होगा कि कानून को उल्लंघन करने वाला बालक है जो आपराधिक कृत्य कर दिया हो, आपराधिक या अपराध कह लीजिए, अपराध का भी आपराधिक कृत्य किया हो, कहने का तात्पर्य अपराध किया हो। अब वो विधिक तो उल्लंघन हो चुका है, अब यहाँ कानून का उल्लंघन हो गया, आपराधिक कृत्य कर दिया। अब क्या इसे जेल होगा? यहाँ पे जेल और लिख लीजिएगा, जेल या कारावास, जेल या थाने में इसे नहीं रखा जाएगा, इसे बाल सुधार गृह भेज दिया जाएगा। कहाँ पे? बाल सुधार गृह, क्योंकि इस अधिनियम का उद्देश्य ही है कि बालक के अधिकारों की सुरक्षा करना, ना कि उसे सजा देना, उसके अधिकारों की सुरक्षा करना, ना कि सजा देना। आशा करते हैं ये चीज़ें समझ में आ गई हो। आगे चलते हैं। अब हम इसके सेक्शन से देख लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें तो हो गई है, क्योंकि उद्देश्य जाहिर से इसमें जो क्वेश्चन आएंगे तो आपके सेक्शन से बहुत कम क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कुछ सेक्शन तो याद करा दिए जाते हैं ताकि अगर एग्जाम में आ जाए तो आप सॉल्व कर लें। उद्देश्य सीधा आपसे उद्देश्य पूछेगा कि बालक की परिभाषा किसमें दी है, तो बालक याद रखिएगा 2:12 में दी है। धारा याद करिएगा, एक धारा है 2:12 में दी है। और कानून को उल्लंघन करने वाले बालक और देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक कौन होते हैं, इनकी बात भी सीधा क्वेश्चन आएगा कि बाल सुधार गृह क्या होता है, बोर्ड समिति क्या होती हैं, तो इसके विषय में आगे हम देखते हैं। धारा 4 कहती है किशोर न्यायिक बोर्ड। किशोर के लिए जब कोई किशोर अपराध कर देता है या अपराध करता है, अपराध के उपरांत उस पर जो कार्रवाई होगी उसको सुधार के लिए जो बोर्ड का गठन किया जाएगा, न्यायिक बोर्ड कैसा होगा उसे देखते हैं। प्रत्येक जिले में इन गठन कौन करे? राज्य सरकार करेगी, याद है, राज्य सरकार के द्वारा गठन किया जाएगा। प्रत्येक जिले में महानगर का क्षेत्र है, मेट्रोपॉलिटन एरिया है, तो वहाँ का मजिस्ट्रेट देखेगा। अगर छोटा जिला है तो वहाँ पे प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट इसको देखेगा। इसमें एक होगा मजिस्ट्रेट में आप देख लीजिएगा, वो महानगर में कार्य कर रहा है, महानगर या जनपद में, मेट्रोपॉलिटन एरिया या जिले में जो भी हो देख लीजिएगा, छोटा जिला हो वहाँ पे न्यायिक प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा और दो होंगे सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, और एक महिला होगी। इसमें एक महिला की नियुक्ति की जाएगी। 2 सामाजिक कार्यकर्ता, एक महिला और 4 सदस्य होंगे। एक न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा जो जांच करेगा। जैसे यहाँ पे है विधि का उल्लंघन करने वाले बालक
जब विधि का उल्लंघन, अभी हम बताए थे विधि का उल्लंघन करने का तात्पर्य तो अपराध कोई कर दिया हो तो उसे दंड का नहीं दिया, सजा न देकर उसे सुधार किया जाएगा। तो इस धारा याद करेगा, धारा 10 में इसका उल्लेख किया। अब इसकी जांच कौन करेगा? किशोर न्यायिक बोर्ड। यहाँ पे देखिए विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की परिभाषा धारा 10 में दी है। धारा 14 में क्या है? बोर्ड द्वारा जांच। कौन सा बोर्ड? न्यायिक बोर्ड द्वारा जांच की जाएगी बालक ने अपराध किया है कि नहीं। किसका काम है? बोर्ड का काम है। बोर्ड जांच करेगी, अगर बालक अपराध किया है तो उसे बाल गृह सुधार में दे दिया जाएगा, नहीं तो उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया जाएगा, नहीं तो संस्था के पास भेज दिया जाएगा जो उसकी देख रेख करते हैं, एनजीओ वगैरह, कोई सामाजिक कल यहाँ पे आगे होगा देखिए, देख रेख करने वाली संस्था का पंजीकरण है। यहाँ पे आप देखें कल्याण, यहाँ भी है देखा बाल कल्याण समिति, ये सब क्या करती हैं? इनका काम ही होता है कि बच्चों के देख रेख करना, उनका संरक्षण करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना। बोर्ड की बच्चा अगर अपराध कर दिया है, अपराध कर दिया है, अपराध करने के लिए क्या बनाया जाएगा? न्यायिक बोर्ड द्वारा जांच की जाएगी। धारा 23 कहती है संयुक्त रूप से कार्रवाई नहीं होगी। संयुक्त रूप से कार्रवाई का तात्पर्य कोई बच्चा, यहाँ देखिएगा ये वाला धारा 23 कहता है कोई 14 साल का बच्चा है, 14 साल का, या मान लेते हैं कोई 8 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, और कोई 18 साल प्लस का व्यक्ति है। अब दोनों के द्वारा कोई अपराध कर दिया जाता है। सपोज करिए ये व्यक्ति 18 साल का जो व्यक्ति है, इसे जिससे सब्जी काटी जाती है वो चाकू दे दिया, मजाक में इससे बोलता कि अमुक व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति खड़ा है, उसे मार दो। अब अपराध तो बच्चे ने मार दिया, उसको लग गई, जिससे उस व्यक्ति को शारीरिक क्षति पहुंचा। उस क्षति के लिए अब क्या वो 8 साल के बच्चों को भी दंड मिलेगा? तो ऐसा नहीं होगा, कि ऐसे कहा गया कि सेम संयुक्त रूप से कार्रवाई नहीं होगा, इसके लिए अलग सजा का प्रावधान होगा जो 18 साल का प्लस व्यक्ति है, क्योंकि उसका आया है बच्चों को, अगर न देता चाकू तो बच्चा नहीं मारता। अब बच्चों के लिए क्या होगा? बच्चों को जेल न भेजकर, बाल सुधे ग्राम वहाँ पे जेल न भेजकर उसको संयुक्त बाल कल्याण समिति के लिए भेज देना या किसी संस्था में भेज देना, जिससे उसके अधिकारों को रक्षा हो सके, उसका सुधार किया जाए, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाया जाए, न कि उसे दंड का प्रावधान किया जाएगा। वो बच्चा नहीं जाएगा, इस व्यक्ति के ऊपर लगेगा जो वयस्क है। धारा 27 बाल कल्याण समिति का गठन किया जाए प्रत्येक जिले में। राज्य कौन गठन करेगा? राज्य सरकार। राज्य सरकार के द्वारा बाल कल्याण समिति का गठन किया जाएगा। और कहाँ पे? प्रत्येक जिले में। इसका काम क्या है? बालक के मानसिक, शारीरिक इत्यादि का विकास करना, उसके विचार का विकास करना, उसके आचरण का विकास करना, इसका काम होगा बाल कल्याण समिति का। धारा 41 देख लेते हैं। धारा 41 में देख रेख करने वाली संस्था तो ये भी है बाल कल्याण समिति, और एनजीओ वगैरह है, तो इनका पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। जो बच्चों की देख रेख करने वाली संस्था होती है उसका पंजीकरण अनिवार्य होता है, पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। राज्य सरकार के द्वारा पंजीकृत किया जाता है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा पंजीकरण किसके द्वारा होता है? राज्य सरकार के द्वारा। अगर इसी के लिए आगे दिया है कि धारा 42 में दिया, अगर संस्था ने पंजीकरण न कराया हो तो उसके लिए 1 साल का दंड का प्रावधान किया। संस्था ने पंजीकरण न कराया हो तो उसके लिए सजा का प्रावधान, दंड कितने साल? 1 साल के, 1 साल का, प्लस जुर्माना भी हो सकता है, प्लस जुर्माना जो जज साहब समझे, जो उचित समझे, मजिस्ट्रेट साहब जो उचित निर्णय दें या उचित समझे, वो जुर्माना लगा सकते हैं। संप्रेषक गृह
47 का संप्रेक्षक गृह। संप्रेक्षक घर से तात्पर्य है यहाँ पे बच्चों को लाया जाएगा, जो अनाथ हैं, बेसहारा हैं, उनको लाया गया और यहाँ पे रख कर उनको सुधार किया, उनके व्यवहार में सुधार किया जाएगा। सबका कार्य वही है कि बालक को देख रेख करना, किशोर का देख रेख करना, उनके व्यवहार में परिवर्तन करना। जो बच्चा बाल गृह सुधार में रहा है वो जेल में मतलब ऐसा जेल बनी होती है, बच्चों के लिए अलग होती है जिसे बाल सुधार गृह कहते हैं, वहाँ से लाकर यहाँ पे रखना। उनके बच्चों के या बेसहारा ऐसे ही घूमते रहते हैं रोड पे, तो उनको यहाँ पे लाकर उनकी मूलभूत चीज़ों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने का कार्य ये घर करता है, यहाँ पे रखना। 75 कहता है, धारा 75, बालक के प्रति क्रूरता के लिए दंड। अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था बालक के प्रति कोई क्रूरता करता है, मारपीट करता है या यातना देता है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। उससे क्या मिलेगा? दंड भी मिलेगा। दंड मजिस्ट्रेट साहब के ऊपर डिपेंड करेगा कितना होगा। 76 का, तो भीख मंगवाने पर, कोई बालक है किसी बालक से भीख मंगवाता है, कोई व्यक्ति कोई संस्था अगर बालक से रोड पे जाके उसके पैर में क्षति कर देना, उसके हाथ काट देना, उसके हाथ में एसिड डाल देना इत्यादि डाल के उसे अपंग बना देना, उसके माध्यम से आजीविका चलाना, अगर ऐसा कोई कराता है कोई संस्था या कोई व्यक्ति, तो उसके लिए दंड का भी प्रावधान किया गया है इस अधिनियम में। किशोर न्याय अधिनियम 2015 में उसे दंड का भी प्रावधान किएगा। ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता, वो भीख नहीं मंगवा सकता। लास्ट देख लेते हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। 79, धारा 79 में क्या कहा गया है? किशोर बालक कर्मचारी का शोषण एवं उसके दंड को। कोई भी बालक या किशोर उसके साथ अगर कोई उसका शोषण कर रहा है, तो इसके संदर्भ में ये उसके कर्मचारी जहाँ पर रह रहा है उसके कर्मचारियों को शोषण कर रहा है, तो इसके लिए दंड का प्रावधान भी किया गया है। अब एक जांच के उपरांत पता चलेगा कि कौन कितना शोषण किया है, उसके हिसाब से दंड का प्रावधान करेगा, दंड की व्यवस्था की जाएगी, उसके आपराधिक गतिविधि के अनुसार उसे दंड मिलेगा। आशा करते हैं ये वीडियो समझ में आ गया होगा। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। धारा 4 में है न्यायिक बोर्ड का गठन। न्यायिक बोर्ड प्रत्येक जिले पे होगा, राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसका निर्णय कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। इसमें जो सेशन कोर्ट होते हैं, कोई छोटा जिला है तो प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट करेंगे, और अगर महानगर है तो महानगर मजिस्ट्रेट करेंगे। इसमें 2 सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं और 1 महिला होती है। और धारा आगे देख लेते हैं। धारा 10 बोलती है विधि का उल्लंघन करने पे बालक, अगर कोई बालक विधि का उल्लंघन करता है, धारा 10 यही कहते हैं कि उल्लंघन करता है कोई बालक तो अपराध कर बैठता है, तो उसके लिए दंड न देकर उसे बाल सुधार गृह में भेजा जाएगा। धारा 14 कहता है बोर्ड द्वारा जांच की जाएगा। अगर बालक ने अपराध कर दिया तो उसकी जांच होगी, किया है कि नहीं किया है। धारा 23 कहती संयुक्त रूप से कार्रवाई नहीं होगी। कोई वयस्क है और कोई बालक है, अगर दोनों अपराध कर देते हैं तो बालक के लिए अलग कानून है, प्रावधान है, और वयस्क के लिए अलग सजा का प्रावधान है, दोनों को सेम नहीं होगा। धारा 27 कहता है बाल कल्याण समिति गरीब, अनाथ, शोषित बच्चों के लिए, या जो बालक का नाम है आपराधिक गतिविधि कर दिया उसके सुधार के लिए बाल कल्याण समिति का भी गठन किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक जिले में। 41 कहता है देखरेख करने वाली संस्था का पंजीकरण होना अनिवार्य है। अगर नहीं करता है तो 14 में इसका 42 में इसका दंड की भी प्रावधान, 1 साल का सजा भी हो सकता है। संस्था का पंजीकरण होने पर 1 साल का सजा या जुर्माना जो उचित समझे। संप्रेषण सुधार के लिए, देखरेख के लिए जो घर बनाए जाते हैं 47 बोलता है। 75 बोलता है बालकों के प्रति क्रूरता करते हैं तो उसमें दंड का प्रावधान है। 76 बोलता है कि कोई व्यक्ति या कोई संस्था भीख मंगवाती है किसी बालक से तो उसके लिए उसे दंड का भोगी होना पड़ेगा, दंड का भागीदार बनना पड़ेगा। 79 बोलता है किशोर बालक कर्मचारियों का शोषण अगर होता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।